Hello everybody. Today we will discuss about the helium neon laser, its theory and the diagram. ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है इसकी पूरी थ्योरी है और इसका डायग्राम है। थ्योरी इस तरीके से, द मेन ड्रॉबैक ऑफ रूबी लेज़र इज़ आउटपुट बीम इज़ नॉट कंटिन्यूस। आपको मैं ऑलरेडी रूबी लेज़र के बारे में बता चुका हूँ और ये उसी के बाद आई थी। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि रूबी लेज़र की इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, जो बीम थी इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। और जिन्हें रूबी लेज़र के बारे में नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें, उसमें मैंने समझा रखा है बहुत कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या ऐसे है। तो द वेरी इंटेंस फॉर द कंटिन्यूस बीम गैस लेज़र आर यूज इन 1961। J. A. George W. Barnett and D. Harriet reported a continuous helium neon laser। ये हीलियम नियॉन लेज़र इन्होंने बनाई थी इन 1961 में और इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, इन हीलियम नियॉन लेज़र द एक्टिव मीडियम गैस। एक्टिव मीडियम गैस क्या होती है या एक्टिव मीडियम क्या होता है ये भी मैं अपने प्रीवियस क्लिप में बता चुका हूँ, जो कि आप मेरी प्रीवियस क्लिप देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने तरह के एक्टिव मीडियम होते हैं। यहाँ पर गैस मीडियम यूज़ किया जाएगा। रेजोनेंट कैविटी जो है इट इज़ अ रिफ्लेक्टर प्लेन और कॉन्केव M1 M2 आर प्लेस्ड आउटसाइड द ट्यूब, और ट्यूब के आउटसाइड में जो है M1 M2 ट्यूब रहते हैं और ये तो प्लेन होते हैं या कॉन्केव होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग है, फुली रिफ्लेक्टिंग, और एक जो है एक फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग। पंपिंग मैकेनिज्म जो यूज़ होता है इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड यूज़ होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। इसका डायग्राम इस तरीके से, एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट दे रखा है आपको। ये हीलियम नियॉन लेज़र का है। इसमें यहाँ पर फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, जिससे बीम जो है आपकी यानी कि लेज़र बीम इससे यहाँ से जनरेट होकर के निकल जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रोड्स हैं, ये नीचे इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं और इसमें ब्रूस्टर विंडोज़ दे रखी है। ये इन जो मैंने अभी बताई आपको, ये और ये प्लेन पोलराइज्ड रहती है और इन्हें ब्रूस्टर विंडो भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट की और डिटेल जो है हम पढ़ते हैं। द गैस लेज़र कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूज क्वार्ट्ज ट्यूब। ये क्वार्ट्ज ट्यूब की बनी होती है, ये टोटल ओवरऑल जो है क्वार्ट्ज ट्यूब की बनी है। तो क्वार्ट्ज ट्यूब जो होती है आप पत्थर कह सकते हैं और ये इसलिए होती है कि आराम से टूटे ना, तो क्वार्ट्ज ट्यूब की बनी होती है। क्योंकि क्वार्ट्ज ट्यूब इसलिए है कि इसे प्लेन पोलराइज भी रखा जाए इसलिए। ऑफ अ डायमीटर ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। This tube is filled with a mixture of neon under the pressure of 0.1 mm of mercury and helium under the pressure of 1 mm of mercury। ये आप देख सकते हैं कि नियॉन जो है वो लो प्रेशर पे है और हाई प्रेशर पे जो है हीलियम है कंपेरेटिवली इन मर्क्यूरी। और देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ हीलियम एटम्स एंड मैग्नेटिक एटम जो है वो आपके नियॉन एटम है। हीलियम एटम ज़्यादा है, मैग्नेटिक एटम जो है नियॉन है। नियॉन एक्टिवेट होता है और आप पढ़ेंगे बाद में, और हीलियम जो है पहले एक्टिवेट होता है और उसे नियॉन को आपका इलास्टिक कोलिशन के बाद नियॉन एटम एक्टिवेट होते हैं। द फेस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब आर इंक्लाइंड एट द पोलराइज्ड एंगल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये पोलराइज्ड एंगल रहते हैं, इसे इनको ब्रूस्टर विंडोज़ भी कहा जाता है इसलिए, क्योंकि इससे जो है लाइट जो है वो पोलराइज हो जाए। द मेजॉरिटी जो बता ही चुका हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ द गैस के जो हैं वो हीलियम एटम है और मैग्नेटिक एटम जो है वो नियॉन एटम है। एंड ऑफ द फेस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब आर इंक्लाइंड एट द पोलराइज्ड एंगल सो दैट द लेजर बीम इज प्लेन पोलराइज्ड। ये प्लेन पोलराइज्ड एंड सच अ
अरेंजमेंट इज कॉल्ड द ब्रूस्टर विंडो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ब्रूस्टर विंडो इसे कहते हैं। आप देखेंगे एट वन एंड ऑफ द ट्यूब देर इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर while on the other hand is a partial reflector. These reflector surface form a optical polarizer. आप यहाँ देखा है आपने, ये जो है पूरा फुली पोलराइजर है और ये पार्शियल पोलराइज्ड रिफ्लेक्टर है। यानी कि यहाँ पर जो आपके गैस एटम आएंगे और इसे फोटोन के इसके जिससे कि आपको फोटोन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाए और एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लेज़र निकलेगी। तो ये टकरा के जाती है, इसमें जो है आप ये कह सकते हैं ये बीम जो निकलेगी वो इससे टकराएगी यहाँ वाले एटम से, यानी इस साइड से, और यहाँ से बीम निकलेगी जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ठीक है। द active medium is excited by means of a high frequency generator. RF जनरेटर से कनेक्ट होता है with a frequency of several 10 of megahertz and input of about 50 watts. यानी कि यहाँ पर RF जनरेटर से ये लगा है, जैसे ही इसे ऑन करेंगे ये हीलियम एटम को एक्टिवेट कर देगा, हीलियम जो है नियॉन को एक्टिवेट करेगा और यहाँ पर जो है आपका स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, यानी कि लेज़र निकलेंगे। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे आगे। ओके, यहाँ इन्होंने वर्किंग मैकेनिज्म देखा है, द एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। इसमें 3 लेवल आपके हीलियम के दिखा रखे हैं और 5 लेवल आपके जो हैं नियॉन के दिखा रखे हैं। जैसे ही एटम जो है एक्साइटेड होगा ये जंप होकर E3 और E2 पे आ जाएगा, जिससे ये एटम जो है नियॉन को एक्साइटेड, यानी हीलियम एटम एक्साइट कैसे करेंगे नियॉन एटम को, जो कि मेटास्टेबल स्टेट 5' और 5,4' और E5' E4' या फिर लास्ट वाला E3' में एटम आ जाएंगे नियॉन। और इसमें क्या होगा आपका, फिर यहाँ से जब ये फॉल करेंगे ग्राउंड स्टेट पे तो लेज़र बीम निकलेगी। ये E3 E2 लेवल जो है ये यूजलेस हैं, यहाँ से बीम जो है निकलेगी मगर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, मगर इससे कोई लेज़र नहीं निकलेगी। तो यहाँ और यहाँ पे जो एटम्स हैं आपके E5 पे और E3 पे और E2 पे हीलियम एटम ये डाउन आ जाएंगे और इससे भी कोई लेज़र नहीं निकलेगी, सिर्फ लेज़र जो निकलेगी मेटास्टेबल जो स्टेट है। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, मेटास्टेबल जो है हीलियम में 2 एटम हैं और इसमें जो है आपके 3 मेटास्टेबल स्टेट है, E5' E-4 E-3, ये इसके मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। व्हेन द डिस्चार्ज पासेस, डिस्चार्ज मीन्स जब इसे आप एक्साइट कर देंगे तो एक फोटॉन्स को इंट्रोड्यूस करा जाएगा इसमें, और जैसे ही आप डिस्चार्ज कराते हैं तो क्या होगा ये इंक्रीज होते चले जाएगा। तो इंट्रोड्यूस थ्रू द गैस मिक्सचर द हीलियम एटम्स आर एक्साइटेड टू द हाई एनर्जी लेवल ऑफ E2 E3, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। थ्रू द कोलिजन विद द एक्सेलरेटेड पार्टिकल दिस टर्म्ड एज पंपिंग। ये यहाँ से जो एटम अप जाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसे पंपिंग कहा जाता है। तो और जब एटम यहाँ पर ज़्यादा पहुँच जाए E2 E3 से आपका E1 से, तो उसे हम जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जब नीचे डाउनवर्ड जाएगी तो इससे नियॉन जो एटम जो हैं वो E5 या E-4 पे जाएंगे और ये एक्साइटेड होते चले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। द एनर्जी E2 एंड E3 आर द मेटास्टेबल स्टेट फ्रॉम विच देर इज नो अलाउड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे अलाउड ट्रांजेक्शन नहीं होगी। दिस एक्साइटेड हीलियम एटम देन कोलाइड इलास्टिकली विद द नियॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू देम, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और द एडवांटेज ऑफ दिस कोलिशन इज़ फेयरली
light neon atoms can jump to energy state E-5, E-4, E-3। ये 3 लेवल पे पहुंचेंगे, जिनको मैंने अभी आपको लेवल पे बताया भी था। It is important to mention that after the collision, helium atom are returned to the ground state। ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। तो the high energy state of E-5, E-4 are the metastable state, have a longer lifetime than that of a E3-। Therefore, population inversion take place। States are E1, E-5, E-4, E-3। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन में होगा। When an excited neon atom pass through the metastable state E-5, E-4 to state E-3, it emit photons। ये फोटोन जनरेट करेगा। फोटोन जो है क्वांटा ऑफ लाइट होता है स्मॉल, और इसी से लेजर निकलेगी। दिस फोटोन ट्रेवल थ्रू द गैस मिक्सचर। इफ द फोटोन इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, इट रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ बाय द मिरर एंड्स until it stimulate an excited neon atoms। तो नियॉन एटम को ये एक्साइटेड करेंगे। Thus it cause the fresh photon in phase with the stimulating photons। The stimulated transaction is a laser transaction। और यहाँ से जो जनरेट होगा लेज़र का, आप जैसे दिखाया था अभी, लेवल दिखाता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ से जंप करेंगे तो यहाँ से लेज़र बीम निकलेगी E3 तक, और E3 से E3- से ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन पे आएंगे एटम, तो उसमें आपका ये कह सकते हैं डी एक्साइटेड स्टेट हो रही है, मगर इट इज़ आपकी जो आ रही है ट्रांजिशन जो निकलेगी, ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेंगे वो लेज़र ट्रांजिशन नहीं होंगे, लेज़र ट्रांजिशन नहीं होगी इसमें। ठीक है, this stimulate the laser transition, or this process continue till the beam of coherent radiation build up in the ट्यूब के अंदर काफ़ी बिल्डअप हो जाएगी, और जैसे ही सफिशेंटली हाई हो जाएगी, सफिशिएंट इंटेंस, द पोर्शन इट एस्केप फ्रॉम द पार्शियल रिफ्लेक्टिंग पार्शियल सर्वर्ड एंड, यानी जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे पास आराम से लेज़र बीम हो जाएगी। Now the atom undergoes the transition from E3 to E2- give the photon by the stimulated emission. Further, this transition from E2 to E-2 to E-1 groundward take place with a non-radiative process। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It has the 4 energy level, 3 in neon and 1 is helium energy। हीलियम में हुई लेज़र में, ये ऑलरेडी आप यहाँ देख चुके हैं। यहाँ पर हीलियम में एक ट्रांजिशन यानी E5 तक पहुँचाना होता है हमें, और इसमें 3 लेवल हैं, E-5, E-4, E-3। तो 3 लेवल इन हीलियम, और बाकी जो आप ये कहते हैं नियॉन में जो लेवल्स हैं ये हमारे यूज़ के नहीं, इसलिए इनको नहीं काउंट किया जाना, और E2 भी इसलिए काउंट नहीं किया जा रहा। तो आप ये कह सकते हैं हीलियम में 1 और नियॉन में 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं जो मेटास्टेबल स्टेट के। ठीक है, नाउ ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। टाइप जो है एक्टिव मीडियम, द यूज ऑफ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस एज द एक्टिव मीडियम। इट इज़ एक्टिव मीडियम, तो इसी से ही क्या होता है आपका हीलियम एटम में गैस से ही आपका इलास्टिक कोलिशन के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। पंपिंग मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज़ करते हैं फॉर पंपिंग, फॉर एक्टिव द पॉपुलेशन इन्वर्शन। ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज़ करते हैं, जो कि मैं दिखा भी चुका हूँ, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है यहाँ पर आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है यहाँ है, ब्रूस्टर विंडोज जिन्हें कहा जा रहा है। इसे जैसे ऑन करेंगे आप तो लेज़र बीम यहाँ से हाई निकलेगी और निकल जाएगी। तो ये आपको बता होना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ और आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी जो है आपकी ऑफ द आउटपुट
इज़ 4.7 × 14 हर्ट्स की होगी। वेवलेंथ ऑफ द आउटपुट इज़ 6328 एंगस्ट्रॉम की होगी। नेचर ऑफ द आउटपुट जो है कंटिन्यूस वेव होगी, कंटिन्यूस लेज़र निकलेगी। पावर आउटपुट जो निकलेगी 0.5 to 50 मिली वॉट निकलेगी। एडवांटेज एंड और द मेरिट्स ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, इट इज़ ऑपरेटेड कंटिन्यूस वेव मोड, ये कंटिन्यूस वेव मोड में होती है। दूसरी जो लेज़र है, हमने रूबी लेज़र जो पढ़ा था वो पल्स लेज़र है या फिर नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें सेकंड है, इट इज़ मोर मोनोक्रोमैटिक एंड मोर डायरेक्शन देन दैट ऑफ सॉलिड स्टेट लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र जो है वो रूबी लेज़र का नाम है, और रूबी लेज़र से ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक रहती है और डायरेक्शनल होती है। इट इज़ हाईली स्टेबल टी एट द फ्रिक्वेंसी, नो कूलिंग इज रिक्वायर्ड इन इट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन योर रूबी लेज़र। Application and the use of helium neon laser. It is used in laboratory experiment to produce interference and diffraction pattern. लेज़र ये जो है यूज़ होती है आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न में, और ये आप मेरी लैब में भी आके देख सकते हैं। इंटरफेरेंस हम यूज़ करते हैं मेकिंग द न्यूट्रॉन रिंग एक्सेट्रा, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी करते हैं। इट इज़ यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विदाउट fiber for moderate distance without any using the optical fiber we can communicate, ये communication में भी काम आता है। it is used for applying the ruby laser, it is used as ophthalmology, means it is used in by the medical doctor जो आई साइट चेक करते हैं उनके लिए, जैसे मोतियाबिंद होती है तो उसे काटने के लिए काम करते हैं इसे। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द होलोग्राम्स, 3D होलोग्राम्स भी यूज़ करने का काम आता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र, कई बार ये भी पूछा जाता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ पल्स बीम, और सेकेंड इज़ कंटिन्यूस, इट इज़ अ कंटिन्यूस बीम। तो आप लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र जो है कंटिन्यूस है और ये पल्स बीम है। इट इज़ 3 लेवल सिस्टम एंड हीलियम नियॉन लेज़र जो है आपका 4 लेवल सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लेवल सिस्टम और वो 3 लेवल सिस्टम है, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इज यूज इन फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है इसमें ऑप्टिकल यूज़ होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड इज़ यूज। इट एक्टिव मीडियम जो सॉलिड स्टेट है, और इसमें जो एक्टिव मीडियम है हीलियम नियॉन लेज़र में, इसमें गैसेस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कूलिंग सिस्टम कह सकते हैं आप, कूलिंग सिस्टम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, और हीलियम नियॉन लेज़र में कोई भी कूलिंग सिस्टम अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट एमिट द फोटोन ऑफ 6943 एंगस्ट्रॉम का, एंड हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसमें निकला 6323 एंगस्ट्रॉम का। इसमें आप ये भी कह सकते हैं रूबी लेज़र की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसकी एफिशिएंसी कंपेरेटिवली रूबी लेज़र के हिसाब से आप बोलेंगे तो हाई रहती है। तो ये भी इसका पॉइंट है, ये इसमें दे नहीं रखा है मगर आपको मालूम होना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। शेयरिंग से आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरे को भी फ़ायदा होगा, जिससे कि उसे हीलियम नियॉन लेज़र आराम से समझ आ जाएगा और वो अच्छे से फिज़िक्स समझने लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक